ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स सुनते ही हमको क्या समझ में आया? ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? हाँ, लाइट है, ठीक है। देखो लाइट है मतलब बात समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ की रेंज होती है, रेज होती है, ठीक है। तो सारी रेज तो हम देख नहीं सकते। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है ना, आपके घर में डीटीएच लगा होगा ना, डीटीएच लगा होगा ना, एंटीना, वो लगाओ एक एंटीना ऐसे करके, जो भी है, यहां पर रेज आती है, उसके बाद ये केबल से कनेक्ट होता है, फिर आपके यहाँ टीवी पर डिस्प्ले होता है। हाँ, तो ये एंटीना लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? डीटीएच। क्या बोलते हैं? डीटीएच। डीटीएच का मतलब डायरेक्ट टू होम। अच्छा, ये रेज आती कहां से है? ये सैटेलाइट से आती है। और सैटेलाइट बेटा कितनी दूर है? बहुत दूर है, 24,000 किलोमीटर के आसपास है। कितना? 24,000 किलोमीटर। आ जाओ आ जाओ, ठीक है, लगभग लमसम लमसम में। मतलब सैटेलाइट पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसका टाइम पीरियड कितना होता है? इनफाइनाइट। अभी निकाला था ना हम लोगों ने, याद है? भाई सैटेलाइट है, उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा तब तो वो नीचे चली आएगी। वो क्या है? अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। बात समझो, थोड़ा फील जनरेट करो। रेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेज हैं। अब हो सकता है कि कभी बीमार हो, हड्डी उड्डी टूटी हो, तो एक्सरे कराने भी गए थे, उससे रेज निकलती है, क्या दिखाई दी? नहीं दिखाई दी, ठीक है। माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं, क्या अगर माइक्रोवेव दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो आप देख रहे हैं रेज तो बहुत सारी हैं, बट हमको दिख नहीं रही हैं, हमको दिख नहीं रही हैं। फोन मिलाया आपने, फोन कम्युनिकेट कर लिया, तो इससे भी क्या निकल रही है? रेज निकल रही है, बट आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। सोचिए कि सारी रेज आपको दिखाई देती तो आप रह ही नहीं पाते। अगर सारी रेज आपको दिखाई देती तो आप रह ही नहीं पाते। यहां मैं फोन मिलाता, यहां से रेज निकलने लगती, आप फोन मिलाते, आपकी रेज निकलने लगती, पूरे बाहर निकलते हो, सब लोग फोन मिला रहे हैं, सबकी रेज निकल रही है, सब दिख रहा है, तो पूरा मकड़ी का जाला जैसा दिखाई देता है। कुछ दिखाई देता है? भाई दुनिया में तो इतनी सारी रेज हैं, इतने सारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, वाईफाई लगा हुआ है, ये वाईफाई क्या दे रहा है? रेज को जनरेट कर रहा है ना, रेज निकाल रहा है। तो सारी रेज तो हम देख नहीं सकते, और वो अच्छी बात भी है। सब देख लेते तब तो हमारे जिंदा रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो जो आपका विजिबल रीजन है, कौन सा रीजन है? विजिबल। तो उसी रेंज को हम देख सकते हैं, उसी रेंज को हम देख सकते हैं। और उसके देखने की जो उसकी स्टडी है, विजिबल रीजन की जो स्टडी है, वही हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, और कोई रीजन नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विजिबल रीजन की स्टडी। और उसमें हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम देखेंगे लॉस क्या है, मतलब रे है, रे के कौन कौन से लॉ हैं, रिफ्लेक्शन कैसे करता है, ट्रांसमिशन कैसे करता है, डिफरेंट डिफरेंट किस किस लॉ को फॉलो करता है। किसी सरफेस पे पड़ता है तो कोई इंसिडेंट रे है, मतलब इंसिडेंट एंगल कितना है, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, सारे लॉज देखेंगे, किस किस लॉज को ये वेव जो है हमारी फॉलो करती है। उसके बाद हम चलेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा उसका फिजिकल नेचर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल नेचर, डिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे, कि रेस कहीं जाती है तो मीडियम में क्या चेंजेस ले आते हैं, उन सारी चीजों की हम लोग स्टडी करेंगे। किसमें? इसमें, वेव ऑप्टिक्स में। तो पहले हम लोग उसका पढ़ेंगे कि रे का कौन कौन सा लॉ है, रे का कौन कौन सा लॉ है। उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स में चलेंगे, फिर उसका हम देखेंगे किस 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 तरह का उस रेस का क्या इफेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर क्या रेस का इफेक्ट है, उन चीजों की हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो पहले पहले और समझ लीजिए, थोड़ी और बात समझिए। तो पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो हो गया, तो इसको बना लेते तब आगे बढ़ते हैं ना। एक लिखिए, इट इज द स्टडी ऑफ, हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिक्स, हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिक्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें सबसे पहले हैं गामा रेज, गामा रे, देन आपकी एक्सरे, एक्सरे, देन यूवी रे, देन आपकी विजिबल, क्या है? विजिबल रे,
और फिर है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन, फिर है आपका माइक्रोवेव, और फिर है आपका रेडियो वेव। और यहां से यहां चलते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, और इधर से इधर चले तो वेवलेंथ डिक्रीज और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। और जो विजिबल रीजन होती है ये क्या होता है, 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, बात समझिए। ये क्या है, गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। ठीक है, तो रेडियो वेव वगैरह है। और इसके बाद रेडियो वेव ही क्या है, लगभग लगभग सैटेलाइट रे है। क्या है, सैटेलाइट। अब एक बात समझिए, कौन सी, जैसे सैटेलाइट से जो रे आ रही है तो उसके ट्रांसमिशन के लिए सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्या है, सबसे कम एनर्जी। भाई सैटेलाइट है तो उसके पास लिमिटेड पावर ही तो है। सैटेलाइट आपकी ऑर्बिट में क्या लगी है, लगी हुई है, और कितना दूरी भेज रही है, इतने किलोमीटर क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो अगर ज्यादा एनर्जी लग रही होती तब तो वो भेज ही नहीं पाता, भेज पाता, नहीं भेज पाता। एनर्जी होती क्या है, E बराबर एच न्यू होता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स भेजता है। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो एक तरीके से जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम, तो इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। लेकिन इधर एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा। एक्सरे कराने जाते हैं तो बड़ी सी मशीन लगी होती है, उसमें पावर सॉकेट लगा होता है, तब थोड़ी सी एक्सरे निकाल पाती है आपके शरीर के अंदर से। कितना दूरी ट्रेवल करना आता है एक्सरे को, केवल आपकी हड्डी के बीच में से। उतनी दूरी ट्रेवल करने के लिए उसको इतनी सारी एनर्जी की जरूरत है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इधर साइड में फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। इस साइड में हम आएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ज्यादा। इधर साइड में रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम। अब बताइए 2400 किलोमीटर से भेज दे रहा है, बहुत ही कम एनर्जी में। जो आप रिसीव कर रहे हैं, जो आपके घर में एंटीना लगा हुआ है, क्या वो पावर सॉकेट से कनेक्टेड है? भाई रिसीव करने के लिए भी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रे आई और आपके पास उसमें सॉकेट में जाके तार से जाके कनेक्ट हो गई। क्या उसको रिसीव करने के लिए भी वो चाहिए, एनर्जी चाहिए? नहीं चाहिए। रेडियो से आप रिसीव कर लेते हैं। पहले रेडियो होता था, हाँ अभी भी होता है, ज्यादातर लोग यूज नहीं करते। रेडियो होता था, एंटीना निकाला, उसमें कितनी बैटरी लगी होती थी, छोटी छोटी 2 बैटरी लगा दी, एंटीना किया और रेडियो वेव को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो क्या बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तभी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। अगर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती। तो एक्सरे में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि रेडियो वेव को रिसीव या ट्रांसमिट करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। बस सैटेलाइट आपका वो है, मतलब स्पेस में है, तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर सोर्स नहीं है बेटा। सोलर से तो एनर्जी बना रहा है, उसके बाद आपको भेज रहा है। बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, इतनी ज्यादा पावर थोड़ा ना, वहां पे लाइट थोड़ा ना जा रही है। यहां से आपने ट्रांसमिशन लाइन वहां पे लाइट भेज दी, लाइट उसके पास जो लाइट है ले दे के वो कहां से मिल रही है, सोलर सेल से मिल रही है। और सोलर सेल भी बेटा 10-15 साल में खराब हो जाते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होके खराब। तो आप लोग सुनते होंगे सैटेलाइट बेकार हो गई,
सेटेलाइट बेकार हो, क्योंकि उसका भी एक कैपेसिटी है ना, यहां से ट्रांसमिट कर दिया तो उसकी भी क्या है, एक कैपेसिटी है। चलिए डिटेल उतना नहीं जाएंगे। हेलो हेलो कि किधर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किधर की फ्रीक्वेंसी कम, तो किधर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एक्सरे की ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम, केवल समझाने के लिए है बेटा। अब एक लाइन और लिखिए, हमारी जो आईज है या रेटिना है ना, वो केवल विजुअल रीजन को देख सकता है। हमारी आईज या रेटिना जो है वो क्या है, केवल विजिबल रीजन को देख सकता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप इन सब रेस को देख सकते हैं, इंफ्रारेड वगैरह रेस को इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखा जा सकता है, लेकिन जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो लिख लीजिए एक लाइन, आवर आईज ब्रैकेट में रेटिना, आवर आईज ब्रैकेट में रेटिना कैन ओनली सी a specific wavelength range, a specific wavelength range, a specific wavelength range, that frequency range is visible region, that frequency range is visible region, and wavelength range of visible region, wavelength range of visible region, फ्रीक्वेंसी बोलूं या वेवलेंथ बोलूं, बात क्या है, एक ही है ना। फ्रीक्वेंसी से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेवलेंथ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। और लेकिन इसमें जनरली वेवलेंथ के टर्म में दिया रहता है। ये नैनोमीटर किसमें है, मीटर है तो वेवलेंथ है, हर्ट्ज दिया होता तो फ्रीक्वेंसी होती। तो रेंज ऑफ विजिबल रीजन वेवलेंथ इज 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो हमको कुल मिला के ये बात समझ में आई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें अलग अलग रेज हैं। रे ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं ना हम लोग, क्या पढ़ने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। तो अलग, तो रे तो बहुत सारी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेस क्या है, बहुत सारी हैं। लेकिन हमारी जो स्टडी है वो कन्फाइंड है किसमें, केवल विजिबल रीजन में। किसमें, विजिबल रीजन में, जिसकी वेवलेंथ की रेंज क्या है, 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इतनी बात समझ में आई, ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ।
अब समझिए, अब देखिए अलग अलग थ्योरी लोगों ने दी, थोड़ा सा समझा दे, कहानी समझा दे, फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी ये थी कि न्यूटन साहब आए लगभग 1660 में, लगभग 1660 में आए न्यूटन। कुछ थोड़ा बहुत तुम लोग का आइडिया रहता है कि मतलब न्यूटन कब आए, आइंस्टीन कब आए, और ये सब हल्का फुल्का? न्यूटन पहले के, आइंस्टीन बाद के। आइंस्टीन बहुत रिसेंट हैं, ये जानिए। हाँ, मतलब न्यूटन साहब तो बहुत पुराने, आइंस्टीन मतलब न्यूटन आइंस्टीन लगभग लगभग मतलब अगर देखा जाए इंटेलिजेंस में लगभग, तो आइंस्टीन को भी बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन न्यूटन उनसे भी पुराने हैं। न्यूटन तो सबसे पुराने हैं, तो ये दादाजी हैं न्यूटन फिजिक्स के, ठीक है। तो समझिए, तो न्यूटन साहब आए लगभग 1660 के आसपास। तो 1660 में न्यूटन साहब ने बताया कि जो लाइट है, अब हम लोग किसकी, इसी विजुअल रीजन को बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ विजुअल रीजन, तो या स्टडी ऑफ लाइट, क्योंकि ये हमको दिख रहा है ना। अब देखिए, तो न्यूटन साहब ने बताया 1660 में कि ये जो लाइट है ये पार्टिकल है। क्या है? लाइट जो है इट इज मेड ऑफ पार्टिकल, रे नहीं है ये, वेव नहीं है, क्या है ये? पार्टिकल। तो आपने सुना होगा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है? वेव भी है और पार्टिकल भी है। लेकिन कहानी की शुरुआत कहां से हुई वो सुनिए। जब लोगों ने ऑप्टिक्स को स्टडी करना शुरू किया, भाई अलग अलग स्टडी थी, तो 1660 में ही सोचिए, 1660 बहुत पुराने समय की बात है। तो 1660 में ही न्यूटन साहब ने बता दिया था कि जो वेव है वो क्या है? पार्टिकल नेचर है। वेव क्या है? पार्टिकल नेचर। उसके बाद 1678 में आए, मतलब उन्होंने बोला एग्जैक्टली कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल। उसके बाद 1678 में आए हाइजेनबर्ग। कौन आए? हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोग पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा आप लोग को ना। तो अभी डिटेल केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। हाइजेनबर्ग ने यह थ्योरी दी कि नहीं, उन्होंने कुछ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वगैरह को स्टडी किया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वगैरह को स्टडी किया। बातें फालतू की नहीं है, सुनने की है, समझो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी किया, उन्होंने बताया कि ये क्या है? वेव नेचर है। लाइट को बोला उन्होंने कि ये क्या है? वेव नेचर है। और न्यूटन से जब यह बात, तब उसी समय के थे 1660 और 1678। तो जब इन्होंने अपनी थ्योरी प्रस्तुत कर दी, इन्होंने बोला क्या है? पार्टिकल। इन्होंने बोला क्या है? पार्टिकल, ठीक है। और इन्होंने बोला कि क्या है? वेव। और कैसे वेव प्रूव किया? क्योंकि इंटरफेरेंस वगैरह को स्टडी किया। इंटरफेरेंस आप जान ही रहे हो, दो वेव एक दूसरे से टकरा रही है, फिर S1 प्लस S2 इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, हम पढ़ाएंगे बाद में। तो इंटरफेरेंस को स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि ये लाइट पार्टिकल नहीं है, न्यूटन साहब आप गलत बता रहे हैं, ये क्या है? इंटरफेरेंस है। तो न्यूटन ने कहा नहीं, ऐसा कैसे, मैं प्रूव करूंगा। तो न्यूटन ने कोशिश की कि इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने की पार्टिकल नेचर ऑफ वेव से, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव से, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस जगह पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम न्यूटन की थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई कि न्यूटन साहब ने गलत बताया था। हाइजेनबर्ग की थ्योरी एक्सेप्ट कर ली गई। कब? 1678 के आसपास। उसके बाद आगे बढ़े तो 1803 में थॉमस यंग आए। 1803 में आए थॉमस यंग। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह हो सकता है इन्हीं के नाम पे है, ठीक है। तो थॉमस यंग आए, इन्होंने भी बोला कि हाइजेनबर्ग की थ्योरी को इन्होंने सपोर्ट किया, हाइजेनबर्ग की थ्योरी को इन्होंने सपोर्ट किया। और इन्होंने भी बोला कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा नेचर है? वेव नेचर है। कैसा नेचर है? वेव नेचर है। उसके बाद आए अगस्त फ्रेस्नेल, 1815 में आए। 1815, कुछ जरूरत नहीं बच्चा, बस थोड़ा सा फील आपको जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगस्त फ्रेस्नेल, तो फ्रेस्नेल डबल प्रिज्म वगैरह इस पे बेस्ड है ना, फ्रेस्नेल डबल प्रिज्म वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो फ्रेस्नेल साहब आए, तो उन्होंने भी बताया कि ये जो हाइजेनबर्ग ने बोला है ये सारी बातें क्या है? सही है। उन्होंने भी इंटरफेरेंस वगैरह थोड़ा बहुत स्टडी किया, उन्होंने भी बोला कि नहीं, ये जो हाइजेनबर्ग कह रहे हैं साहब ये सही बात कह रहे हैं। उसके बाद आए मैक्स प्लांक। कौन आए? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक कब आए? 1900 के पास। मैक्स प्लांक, प्लांक कांस्टेंट वगैरह हम लोग पढ़ते हैं ना, इन्हीं के नाम पे पढ़ते हैं। तो प्लांक साहब आए, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लाइट हैज पार्टिकल नेचर। लाइट जो है वो क्या है? पार्टिकल नेचर है। और उन्होंने बोला कि देयर आर फाइनाइट पैकेट ऑफ लाइट,
छोटे छोटे क्या है, पैकेट्स ऑफ लाइट। एक बार में लाइट नहीं ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल्स तो हैं लेकिन छोटे छोटे पैकेट्स में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। छोटे छोटे पैकेट्स में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो पहले न्यूटन ने बोला था कि क्या है, पार्टिकल, फिर इन्होंने बोला वेव, इन्होंने भी बोला नहीं वेव, इन्होंने भी बोला वेव। ये तीनों कुछ काम करते नहीं थे, बस पुराने को भी थ्योरी को सपोर्ट कर दिया है? जो कह रहा है भाई उसी की बात मान लो, गलत थोड़ा ना कह रहा होगा। अब इन्होंने कहा, मैक्स प्लैंक ने उसकी अच्छे से स्टडी की, बहुत अच्छे से स्टडी की, तो इन्होंने बताया कि नहीं, जो वेव, जो लाइट है वो वेव नहीं है। उन्होंने बोला ये वेव नहीं है, ये पार्टिकल है। ये क्या है, पार्टिकल है। और पैकेट्स है, ऐसा नहीं है कि पैकेट्स में ट्रांसफर होती है, छोटे 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 पैकेट्स में ट्रांसफर होती है, ठीक है, जो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। जब हम लोग पढ़ेंगे ना एनर्जी E बराबर h न्यू, फोटोन की एनर्जी, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। तो ये प्लैंक ने बोला, ठीक है। फिर आए आइंस्टीन साहब, आइंस्टीन साहब आए लगभग 1905 में। एल्बर्ट सर नहीं, आइजैक न्यूटन तो अलग है, इनका नाम में क्या है, एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो आइंस्टीन साहब आए और आइंस्टीन साहब ने देखा पीछे कि हाँ भाई कौन कौन क्या क्या बता रहा है। तो उन्होंने बोला देखो, न्यूटन साहब ने जो बात कही वो भी सही है और तुम सबने जो कहा वो सब भी सही है, तो मैं बोल देता हूं कि ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। बस इन्होंने क्या बोला कि ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। तो इन्होंने ड्यूअलिटी प्रिंसिपल लॉन्च किया। क्या, ड्यूअलिटी, कि जो लाइट है सम टाइम इट बिहेव लाइक अ वेव, सम टाइम इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल। तो इन्होंने दोनों ही नेचर को सपोर्ट किया। इसी को तुम्हारा आइंस्टीन का ड्यूअलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, कि जो लाइट है वो पार्टिकल भी है और लाइट जो है वो वेव भी है। इंटरफेरेंस वगैरह को स्टडी करेंगे तो हम देख लेंगे कि वो वेव नेचर है, और अगर हम एनर्जी का ट्रांसफर देख रहे हैं पैकेट्स वगैरह में तो हम कह देंगे कि क्या है, ये पार्टिकल नेचर है, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले शब्द दिया फोटॉन। क्या शब्द दिया, फोटॉन। जो एनर्जी का पैकेट्स है वो फोटॉन्स में ट्रांसफर होता है। किसमें ट्रांसफर होता है, फोटॉन, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो जैसे घर में खाना खाते हैं ना, तो कभी कहो कि जैसे कोई इंसान है 4 रोटी खाने वाला है तो कहेगा 2 ही रोटी खाना है, तो स्मॉलेस्ट रोटी क्या है, 1। आधी रोटी तो नहीं खाते हो ना, क्या खाते हो भाई, रोटी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, 1 रोटी ना। अब ऐसा तो नहीं कहेगा कि 1/4 रोटी मुझे दे दो, स्मॉलेस्ट क्या है, 1। तो मतलब मिनिमम कितना एनर्जी आपके पास है, 1 रोटी। तो उसी तरह फोटोन की मिनिमम एनर्जी कितनी है, 1 फोटोन। कितनी है, 1 फोटोन। तो पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो ये किसने बताया, ये बताया आइंस्टीन साहब ने। तो ये कहानी पूरी कुल मिला के ऑप्टिक्स की ये कहानी है। तो समझ गए आप लोग, लिख लीजिएगा अपने मन से, कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल कहानी थी मैंने बता दिया। बताओ। हाँ हाँ, जब जाना चाहिए, सही बात है बेटा, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया जा सकता इन सब बातों को। दोनों ही है, एनर्जी भी है और पार्टिकल भी है। लाइट अगर पार्टिकल है तब गर्म हीट नहीं होता है क्या, हीट भी तो हो रहा है। जब आपके पास आ रहा है तो क्या हो रहा है, वो हीट हो रहा है। तो हीट किसकी, वेव से भी हीटिंग हो सकती है, वेव से भी हीटिंग हो सकती है। पार्टिकल के अंदर एनर्जी, अगर तुम वेव मान लो तो वेव भी एनर्जी कैरी कर रही है, आपके ऊपर पड़ रही है तो हीटिंग हो रही है, ठीक है। अगर आप उसको फोटॉन्स मान लो, पार्टिकल को क्या मानो, मतलब पार्टिकल नेचर को बोलो, तो फोटॉन्स हर बार आपके पास आ रहे हैं और हीट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं ना, वो डिस्पर्स हो जा रहे हैं ना, कन्वर्ट हो जा रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंस खत्म कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, हीट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ऐसे तो वो आ रहा है, क्या कहते हैं, रेज आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एनर्जी ला रही है, तो अब तक तो पृथ्वी का साइज बड़ा हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। वो एब्जॉर्ब हो गया ना, वो आए, फोटॉन्स आए, उन्होंने अपनी एनर्जी क्या कर दी, ट्रांसमिट कर दी, आपको प्रदान कर दी, खत्म हो गया, उसका अपना एग्जिस्टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। इस तरीके से तो सोचो, तो आ रहे हैं तो पार्टिकल यहां जमते चले जाएं, डेली सोर्स से एनर्जी आ रही है, बट ऐसा नहीं होता है। अपनी फोटॉन आपको एनर्जी दिया और वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं जाएंगे बच्चों, ये कहानी है केवल इस चीज की, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा, ये कहानी जो मैंने बता दी, चाहो तो सन नोट कर लो, अपने आप नोट कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल समझाने के लिए, फील दिलाने के लिए आपको बोला मैंने। अब स्टार्ट होता है आपका मेन ऑप्टिक्स, ठीक है। तो लिखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी, हेडिंग डालिए बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब तक तो केवल कहानी थी,
थोड़ी सी आप लोग को फील दिलाने के लिए कि हाँ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें भी विजुअल रीजन, उसके बाद विजुअल रीजन की जो स्टडी करना है उसको बोलेंगे ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में इतनी सारी खोजें हुई, यहाँ से 1660 से शुरू हुआ और ये आइंस्टीन तक हम लोग आ गए। अब हमारे सिलेबस में क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, तो कब किस चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, किस चीज को इमेज बोलते हैं, कहाँ पे इमेज बनती है, मिरर क्या होती है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखिए, अच्छा एक बात और लिख लीजिए, ये आपको बताया कि नहीं बताया, पहले वाले में ही लिख लीजिए। जैसे ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स को हम 2-3 में पढ़ेंगे इस तरीके से, एक पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स, और एक पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। इससे बेसिक टर्मिनोलॉजी से पहले ही लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग एक वेव ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है। ये इसमें हम पढ़ेंगे लॉज, स्टडी के लॉज वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, रे के लॉज। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर, पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट। इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ, लॉज ऑफ लाइट, लॉज ऑफ लाइट, ठीक है, लॉज ऑफ लाइट। और इसी को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। रेज ऑप्टिक्स है ना, तो लॉ पढ़ते हैं बेटा, जैसे ये है, मान लो किसी प्लेन मिरर पे गया तो मान लो इस एंगल पे आया तो इस एंगल पर गया, तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर टाइप का यूज होता है ना, या तो यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपकी यहां पर बनी, तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर टाइप का यूज होता है किसमें, रे ऑप्टिक्स में। तो इसको हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो लिख लीजिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के पार्ट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। उसके बाद क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में भी एक है आपका वेव ऑप्टिक्स और एक है क्वांटम ऑप्टिक्स। जो वेव ऑप्टिक्स है वो किस पर बेस्ड है, बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, और ये बेस्ड किस पे है, यहां पर लाइट को एज ए वेव माना गया है, लाइट को क्या माना गया है, एज अ वेव। और क्वांटम ऑप्टिक्स में लाइट को क्या माना गया है, पार्टिकल, क्या माना गया है, पार्टिकल, जहां पे हम लोग फोटोन की एनर्जी वगैरह इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो वेव, लाइट एज ए पार्टिकल, लाइट एज अ पार्टिकल, और लाइट एज ए पार्टिकल, और ये वेव ऑप्टिक्स, इसमें क्या होगा, लाइट एज अ वेव, लाइट एज वेव, ठीक है। तो ये टोटल ऑप्टिक्स की वो है, हम लोग को इतना स्टडी करना है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, बताओ। तो ऑप्टिक्स में हमने समझ में आया कि ऑप्टिक्स में हमने स्टार्ट किया विजुअल रीजन, उसके बाद ये सब कहानी थोड़ी सी, उसके बाद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, उसके बाद हमारी फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल में पूरे में एक तरीके से बिहेवियर देखेंगे, एक तरह का बिहेवियर देखेंगे, कब देखेंगे, जब हम वेव नेचर देखेंगे, एक में देखेंगे जब पार्टिकल नेचर देखेंगे। जब वेव नेचर देखेंगे उसको बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स, जब उसका पार्टिकल नेचर देखेंगे तब बोलेंगे, हाँ पार्टिकल नहीं, क्वांटम ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे, क्वांटम। क्वांटम शब्द जानते हैं ना, मतलब एक तरीके से इंटीजर क्वांटा, क्वांटा होता है, फोटॉन्स ही होता है, तो नंबर आप अब बताएंगे, ठीक है, क्वांटा फोटॉन्स वगैरह होता है वो सब बताएंगे, ठीक है। तो क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग ये सारी चीजें यूज करेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिखिए, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, अरे बेसिक टर्मिनोलॉजी या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसमें फर्स्ट लिखिए सोर्स, फर्स्ट लिखिए सोर्स, इसमें लिखिए लुमिनस सोर्स, लुमिनस सोर्स। सेकंड लिखिए नॉन लुमिनस सोर्स, नॉन लुमिनस सोर्स। तो बच्चों देखिए बहुत ढंग से समझेगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे,
वरना कंफ्यूजन होगा। सुनिए, जो लुमिनस सोर्स होता है उसके पास खुद की लाइट होती है। लुमिनस मतलब क्या है, वो जल रहा है, उसके पास क्या है, खुद की लाइट है। जैसे ये रॉड लगी हुई है, इसके पास खुद की लाइट है। बल्ब है, उसके पास खुद की लाइट है। कैंडल है, कैंडल के पास खुद की लाइट है। ठीक है, सन हो गया, उसके पास खुद की लाइट है। लेकिन मून के पास खुद की लाइट है? सन के पास है? सन के अंदर तो क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, वहां से लाइट जनरेट हो रही है। लेकिन दिखाई तो हमको मून भी देता है, दिखाई तो हमको मून भी देता है, लगता है ना चमकता हुआ, तो लाइट निकलती दिखाई देती है। वो किसकी लाइट है? मून की लाइट है, वो सन की लाइट है। वो रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है? रिफ्लेक्शन। उसके पास अपनी लाइट नहीं है। थोड़ा और समझाते हैं तुमको इस, रुको, बॉटल है किसी के पास कलरफुल? बेटा आप पेन दो जरा मुझे अपनी, तुम दे दो, ऑरेंज दे दो, वो लिखेगी कैसे, ऑरेंज वाली पेन दो। चलो कोई बात नहीं, नहीं नहीं ऑरेंज कलर ही चाहिए, थोड़ा कलरफुल चाहिए ना, बात समझो। ये पेन आपको दिखाई दे रही है? क्या इसका कलर दिखाई दे रहा है? क्या कलर है? ऑरेंज है। अच्छा बात समझो, इसके पास अपनी लाइट है। ये लुमिनस है कि नॉन लुमिनस सोर्स है? नॉन लुमिनस सोर्स है। अब मैं यहां की लाइट बंद कर दूं, लाइट सारी बंद कर दूं, तब आपको ये दिखाई देगा? एज्यूम करो बंद नहीं करेंगे, दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या हुआ, ये लुमिनस है तो किसी दूसरे की रोशनी में लुमिनस है। मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है, बेटा लुमिनस होगा तो ही दिखाई देगा, लुमिनस होगा तो ही दिखाई देगा। अब मैं अगर अंधेरा कर दूं तो ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका रॉड की रेस इस पे पड़ रही है, फिर इसकी रेस आपके रेटिना पे पड़ रही है, उस वजह से आपको दिखाई दे रहा है, वरना ये दिखाई देता? अंधेरे कमरे में कोई भी पेन हो उसका कलर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, पेन ही नहीं दिखाई देगी। पेन दिखाई देगी? पूरा धूप अंधेरा है तो दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब कोई सोर्स, हमें लाइट सोर्स प्रेजेंट होना जरूरी है। तो या तो वो सोर्स, मतलब या तो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो खुद लुमिनस हो, उसके पास खुद अपने पास लाइट हो, भाई खुद की लाइट होगी तो वो दिख जाएगा, या तो वो किसी दूसरे सोर्स से लाइट को ले रहा हो। अब ये किससे लाइट ले रही है? पेन जो है ये ट्यूबलाइट्स वगैरह या बल्ब वगैरह से लाइट को ले रहा है, उसके बाद आपको दिख रहा है, तब आपको इसका कलर दिख रहा है, अदरवाइज आपको इसका कलर दिखाई नहीं देता। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एक सोर्स है लुमिनस सोर्स, जो जिसके पास खुद की लाइट है। जैसे सन है ना, उसके पास खुद की लाइट है, लेकिन सन की लाइट अगर मून पे नहीं पड़ रही होती तो क्या आप मून को देख पाए होते? मून के पास खुद की लाइट तो नहीं है, सबको पता है ना, उसमें कोई फ्यूजन रिएक्शन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि सन की रेज उस पर पड़ रही है, तभी आपको वो दिखाई दे रहा है। ये अगर इसके पास खुद की लाइट नहीं है और इसको मैं अगर अभी रॉड्स वगैरह बंद कर दूं तो ये आपको दिखना बंद हो जाएगा। ये दिख ही आपको क्यों रहा है? क्योंकि दूसरे की रोशनी में ये रोशन है, दूसरे की रोशनी में ये रोशन है। तो समझिए, तो चाहे जैसे रोशन हो उसको बोलेंगे सोर्स। तो अगर खुद की रोशनी में रोशन है तो लुमिनस, दूसरे की रोशनी में तो बोलेंगे नॉन लुमिनस। क्या मेरी बात समझ में आई? आगे चलें, लिख लो इसको। जिस सोर्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है, हिंदी में लिखो, ऐसी डिफिनेशन लिखेंगे किताब में समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी में लिखिए। जिस सोर्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है उसे लुमिनस सोर्स कहते हैं, उसे लुमिनस सोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, सन, बल्ब, कैंडल, ट्यूबलाइट। सन, बल्ब, कैंडल, ट्यूबलाइट। फिर लिखिए नॉन लुमिनस सोर्स। जिस सोर्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस सोर्स। उसे बोलेंगे नॉन लुमिनस सोर्स।
एग्जाम्पल लिखिए, मून, पेन, वाटर बॉटल, बुक्स, टेबल, चेयर, वॉल। अभी बताते हैं कैसे। देखिए बच्चों, कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है, जैसे आप लोग खड़े हैं, लिखना बंद करिए, हो गया, ध्यान दो। जैसे ये पोडियम आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? इसके पास खुद की लाइट है? नहीं है, लेकिन ये दूसरे की रोशनी में रोशन है ना। लाइट जल रही है तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन। वहां से लाइट रेज यहां आई और यहां से लाइट रेज आपके पास गई और आपको ये दिखाई दिया। तो कोई भी चीज, जो चीज आपको दिख रही है, या तो वो खुद लुमिनस हो, या तो उसके ऊपर कहीं से लाइट पड़ रही हो, कहीं दूसरे की लाइट से वो लुमिनस हो रखा हो। तो ये टेबल है, मतलब ये है, पोडियम है, मोबाइल है, या मैं हूं ना, तो ये बोर्ड है, कुछ भी है, तो जो आपको दिखाई दे, बोर्ड के पास तो लाइट है अपनी, ठीक है, लेकिन मान लो वॉल है, दीवार है, कुछ भी है, तो वो आपको दिखाई क्यों दे रहा है? दिखाई इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो किसी, जैसे किसी और की लाइट में वो उसके पास लुमिनस है। जैसे मैं लाइट बंद कर दूं तो आपको सब दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन ये बोर्ड दिखाई देगा, बोर्ड दिखाई देगा क्योंकि बोर्ड के पास खुद की लाइट है। तो बोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ लुमिनस सोर्स। और ये टेबल हो गया, चेयर हो गई, ये किसका एग्जांपल है? नॉन लुमिनस सोर्स। खत्म हो गई बात। नेक्स्ट लिखो, मीडियम। हाँ, क्या स्टार भी लुमिनस ही है? नॉन लुमिनस है, जरूरी नहीं है स्टार जो है नॉन लुमिनस ही है। स्टार क्या है? स्टार में फ्यूजन वगैरह रिएक्शन नहीं हो रहा है। स्टार भी एक तरीके का प्लेनेट ही तो है। प्लेनेट है, उसको कहीं सन से एनर्जी मिल रही होगी, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, अपने आप सर्च करिए। क्या फालतू की डिस्कशन कर रहे हो? सन है कि नहीं है? सन स्टार है, बट वो क्या है? हाँ, लुमिनस तो है बच्चों। जैसे अब स्टार है कि नहीं है बेटा, मतलब सन के अराउंड सारे क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। सन के अराउंड क्या करते हैं? सारे रिवॉल्व करते हैं। बस आगे देख लेना। अब स्टार है कि नहीं है उस सब डिटेल में नहीं जाना है। चलो, फालतू की चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है ना। अभी ये नहीं पढ़ना है। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो, मीडियम। फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखिए मीडियम। मीडियम में लिखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम। फर्स्ट लिखिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। फिर लिखिए ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। फिर लिखिए ओपैक, ओपैक मीडियम। देखिए इसमें क्या है कि नो रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता ट्रांसपेरेंट मीडियम में, नो रिफ्लेक्शन, 100% ट्रांसमिशन, 100% ट्रांसमिशन। कोई अगर मीडियम क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट रेस क्या कर जाएंगी? 100% ट्रांसमिट हो जाएंगी। 100% क्या होंगी? ट्रांसमिट हो जाएंगी। ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, देखिए आप लोग के लिए हो सकता है नया हो। ट्रांसलूसेंट में कुछ क्या होते हैं? कुछ ट्रांसमिशन होता है, कुछ ट्रांसमिशन नहीं होता है, कुछ ट्रांसमिशन होता है, कुछ ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो उसको फॉस्टर ग्लासेस भी बोलते हैं। जैसे आप लोग पीछे देखिएगा, ये जो ग्लास लगा हुआ है, ये जो ग्लास लगा हुआ है कैसा है? ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है? ट्रांसलूसेंट है। कैसा है? ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसमें लिखिए some percent of light passes but not completely, या some percentage of light passes, percentage of light passes, ठीक है। इसमें क्या है? ओपैक में क्या है? 100% रिफ्लेक्शन। क्या है? 100% रिफ्लेक्शन। लाइट पास नहीं होती है, light does not pass, light does not pass through it, pass through it।
लाइट डज नॉट पास थ्रू इट। ये क्या हो गया? ओपेक मीडियम। तो हमने सोर्स पढ़ लिया, हमने मीडियम पढ़ लिया। नेक्स्ट करते हैं। लिखिए रे, हेडिंग डालिए रे। ये समझ में आ गया बच्चों? कुछ नहीं है इसमें। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। इसमें 100% ट्रांसमिशन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं। इसमें क्या है? कुछ पास करेगा, कुछ नहीं पास करेगा। तो कुछ ट्रांसमिशन होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा। इसमें क्या है? 100% रिफ्लेक्शन, कोई भी रे पास नहीं करेगी। ठीक है। थर्ड लिखिए रे। रे क्या होता है भाई? रे लिखो, अ स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट, अ स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ, अ स्ट्रेट लाइन path of light, a straight line path of light is called ray। अच्छा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? विजुअल रीजन की बात कर रहे हैं। तो वहां पर लैम्डा क्या होता था? नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁹। तो लगभग इसका उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एफ बराबर सी बाई क्या होता है? लैम्डा बराबर सी बाई एफ बराबर क्या होता है? सी बाई लैम्डा ना। तो ये क्या हो गया? 3 × 10⁸। कुछ गलत बता रहे हो क्या? दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे, हाँ ठीक है, चाल गुणे, चलो ठीक है, से भी कर सकते हैं। देखो बात समझो, अगर आपकी वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब क्या है? आप एक बात बताओ, मैं इसको बनाऊं या मैं किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा? नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये बात तो समझ में आया। एक सर्टेन में जब नंबर ऑफ साइकिल अगर ज्यादा होंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और इसकी वेवलेंथ जो लाइट की है बहुत ही कम है, नैनोमीटर है। तो क्या है? बहुत ही कम, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी तो ये रिपीटिशन बहुत कम दूरी कवर कर रहे होंगे। रिपीटिशन जो है बहुत ही कम दूरी कवर कर रहे होंगे। इसका मतलब बेटा देखो, वेव का ट्रांसफर ही हो रहा है, वेव ही तो जा रही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ही ज्यादा। तो जब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो मैं इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। मतलब बहुत तेजी से जा रही है। क्या है? बहुत ही तेजी से जा रही है। तो इसको मैं ऐसे बोलूं या मैं इसको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बोल दूं, बात क्या है? एक ही है। बात क्या है? एक है। तो ऐसे बोलूं या ऐसे बोलूं, बात क्या है? एक ही है। तो इसी को रे बोलते हैं। एक्चुअल में जो ट्रांसमिशन होता है वो वेव के फॉर्म में होता है, लेकिन उस वेव के फॉर्म को अगर हम स्ट्रेट लाइन माने तो उसको हम क्या बोल देंगे? रे। क्या बोल देंगे? रे। तो रे जो होती है उसे बोलते हैं अ स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रे। लिख लो, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ रे, लिख लिया, इज कॉल्ड एज रे। देखो एक्चुअल में होता क्या? रे, इसको बोलते हैं रे ना। तो या ऐसा है तो ये भी क्या होगा? ये भी रे। तो हो क्या रहा होगा एक्चुअल में? अगर इसको मैं थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू दूं, इसका माइक्रोस्कोप लगा के इसको मैं देखूं, तो ये रे ऐसे नहीं ट्रेवल कर रही होगी। ये रे, इसको ये थोड़ा सा स्पेस होगा इसके अंदर, और ये ऐसे 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 इसके अंदर ऑसिलेट। और कौन क्या चीज ऑसिलेट कर रहा है? फोटॉन्स। क्या है? फोटॉन्स। तो ये है रे। ये क्या है? ये क्या है आपका? ये है रे। इसी का मैं देख रहा हूं माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक व्यू। एक्चुअल में बच्चों ये हो रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है।
लेकिन इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ा ना रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। चलो लिख लो इसको, लिख लो, एक लाइन लिख लो इसमें, एज वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज वेरी लेस, एज वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज वेरी लेस, सो as wavelength of photon is very less, so frequency is very high, so frequency is very high, so they move in straight line, so they move in straight line, as wavelength of photon is very less, so frequency is very high। और जब भी frequency high होगी तो उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, so they move in a स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट लिखो बीम, 3 पॉइंट हो गए ना, 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए ना, हाँ फोर्थ लिखो बीम, फोर्थ लिखिए बीम, बीम बीम क्या होती है बीम, बताओ, व्हाट इज बीम, हाँ कलेक्शन ऑफ रेज, लिखो, a bunch of ray are called as beam, a bunch of ray are called as beam, bunch of ray को हम beam कहते हैं। it is categorized into 3 types, it is categorized into 3 types। bunch of ray, बेटा देखो ये एक रे थी ना, और ऐसे 4 5 6 रे ले लें हम, तो अगर इसका बंच बना लें, इसका क्या बना लें, बंच, तो उसको क्या बोल देंगे, बीम। ठीक है, ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट लिखिए पैरेलल बीम, फर्स्ट लिखिए पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, तो इसके नाम से स्पष्ट है कि जो बीम होगी उसमें जो रेज हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और एक बात और, पैरेलल तो होंगे, और स्पेसिंग बिटवीन रेज, जरूरी नहीं है कि ये स्पेस और ये स्पेस बराबर हो, लेकिन जितना भी होगा वो आगे उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसको एक दूसरे के टर्म में करते हैं कि जो डायमीटर, ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया रे का, यहां पर जो रे का डायमीटर यहां पर, वही यहां पर, वही रे का डायमीटर यहां पर, डायमीटर ऑफ द रे चेंज नहीं करेगा, डायमीटर ऑफ द बीम चेंज नहीं करेगा। बेटा देखो स्पेसिंग अगर घट या बढ़ गई तो डायमीटर क्या हो गया, कम या ज्यादा हो गया। तो पैरेलल बीम में जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। डायमीटर क्या होता है, ये मेंटेन होता है। समझ में आया? चलो डायमीटर का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो, कैसे समझाऊं मैं। पेन दो मुझे जरा 4 5, लो और दो। देखो मतलब रे हैं बच्चों, तो एक रे इधर है, और किस तरह समझाऊं, कैसे समझा सकते हैं। मतलब ये समझो कि एक सर्किल में निकल रहे हैं, किसी के पास बॉटल है, खाली बॉटल है, पानी ना हो इसमें, पानी है, तुम बॉटल उठाओ, कविता बॉटल उठाओ, पेन किसकी है, ले लो बेटा, पेन से नहीं समझा मिलेगा, है लो बॉटल लो, हाँ कोई बात नहीं, गिरेगा तो नहीं ना, बस लो। इससे भी नहीं समझा मिलेगा, रखो इसको। मुझे स्फेरिकल में सोच रहा था, उस तरह नहीं हो पाएगा, बात समझो। मतलब समझो ये वाला पॉइंट है, इन दोनों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, इस वाले एंड की और इस वाले एंड की, इस वाले एंड की और इस वाले एंड की। तो इन दोनों बेटा ये जैसे ये है, 2 है मान लो, तो इनके बीच की दूरी क्या, ये, ठीक है। और अगर डायमीटर के टर्म में बात करूं तो ये दूरी क्या मानूंगा, इस तरीके से बात करूंगा।
ठीक है, तो ये जो यहां पर वही क्या, वही यहां पर, तो नंबर ऑफ बीम है, ये क्या है, ये सारी क्या है, रे है, ये सारी क्या है, रे है। और ये जो एरिया है इसका डायमीटर, इसका डायमीटर बोलते हैं इसको, एक टर्म है, तो इसको डायमीटर। अब देखो मैं दूसरा बढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा तुमको। देखो अभी मैं बोलूंगा जैसे बीम ऐसे जा रही है, दो बीम कैसे जा रही है, ऐसे, तो बेटो ये एरिया, फिर यहां पर क्या एरिया, अब एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या मैं बोलूं कि नहीं ऐसे है, इस तरीके से, तो पहले क्या था, ज्यादा था, और अब क्या हो गया, कम, तो एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब पैरेलल था तब क्या हो रहा था, बराबर था। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो लिखो पहले पैरेलल बीम का लिखो, पैरेलल बीम में लिखो बंच ऑफ रे पैरेलल टू ईच अदर, bunch of ray parallel to each other and maintaining the fixed distance between them, and maintaining the fixed distance between them, a bunch of rays parallel to each other and maintaining the fixed distance between them, maintaining the fixed distance between them is parallel beam, is parallel beam. In this case beam is maintaining constant diameter, in this case beam is maintaining constant diameter, in this case beam is maintaining constant diameter. ये सारे शब्द ढंग से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में सब आएंगे ना, तो ढंग से एक एक चीज समझ लेंगे। फिर लिखिए डाइवर्जिंग बीम, सेकंड लिखिए, देखो कौन सा पॉइंट डलवाया मैंने, फोर्थ पॉइंट डलाया है। फोर्थ पॉइंट में फोर्थ का पहला क्या है, पैरेलल बीम, और फोर्थ का सेकंड डाइवर्जिंग बीम, कहीं डालिए डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम ऐसे बनेगी, ठीक है। इसमें लिखो डायमीटर ऑफ द बीम इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, डायमीटर ऑफ द बीम इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, डायमीटर ऑफ द बीम इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। देखो डायमीटर ऑफ द बीम क्या है, इंक्रीज करा, डाइवर्ज होने का मतलब आप लोग समझते हैं, हाँ, और कन्वर्ज होने का मतलब पास में आना, डाइवर्ज होने का मतलब डाइवर्ज हो गया ना, अलग अलग जगह चला गया, तो यहां से रेंज क्या हो रही है, जा रही है, तो यहां पर एरिया कम, बाद में एरिया ज्यादा। कन्वर्ज बोलूंगा तो क्या, एक जगह पर आना, तो कहीं बाहर से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, इसकी का मैं अगर अपोजिट डायरेक्शन कर दूं तो इधर एरिया ज्यादा, इधर एरिया कम, तो कन्वर्जिंग बीम हो जाएगी। डाइवर्जिंग बीम समझ में आया, पैरेलल बीम समझ में आया। नेक्स्ट लिखिए कन्वर्जिंग बीम, लिखिए कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम में देखो, कन्वर्जिंग बीम, तो कन्वर्जिंग बीम में कुछ नहीं है, यही कहानी है, पहले एरिया ज्यादा, बाद में एरिया कम ना। लिखिए डायमीटर ऑफ द बीम इज kept on decreasing, diameter of the beam is kept on decreasing, keep on decreasing, kept on decreasing, कुछ भी लिख लीजिए, diameter of the beam is keep on या kept on decreasing, ठीक है। अब लिखिए फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, फिफ्थ पॉइंट लिखिए ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब एक दो बच्चों को छोड़ के और बच्चे बताओ, हाँ, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, बताओ।
और कुछ कॉन्सेप्ट बना रखे हो तो बताओ भाई, किसी ने कॉन्सेप्ट बना रखा है? हाँ बताओ। हम्म हम्म वो कौन? सामने वाला। और बताओ। हाँ चलो ठीक है, और किसी के पास कोई थ्योरी हो बताओ भाई, पीछे बताओ। नहीं तुम मत बताओ, पीछे बताओ, साहबान उमान बताओ। बताओ बताओ, कुछ तो थ्योरी कहीं तो पढ़ी होगी ऑप्टिक्स कभी जमाने पहले। प्रमोटेड है क्या सब लोग? अरे पढ़ी तो होगी, बताओ क्या है। हाँ देखो बहुत कंफ्यूजन है, मतलब ऑप्टिक्स पढ़ने में टर्मिनोलॉजी का ही कंफ्यूजन है। कुछ अलग कहीं और से पढ़ लेंगे तो कुछ अलग होगा, कहीं और से पढ़ेंगे, मतलब कंफ्यूजन होता है। हर आदमी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है ना। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझिए, केवल उसी चीज को, ठीक है, और कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जहां पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी या इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हो रही होंगी। जरूरी नहीं कि इंटरसेक्ट हमेशा करे। पहुंच रहे हैं अभी, रुके रहो। अगर मान लो कि जो इंसिडेंट, पहली बात तो समझिए कि जो होगा, देखो बात समझो, एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना, और ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे, और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो इंसिडेंट रे, ठीक है, और भी कहीं होगी, कोई बना ही लेते हैं। ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है ना, और यहां पे आई और यहां पर, ये देखो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट हो गई तो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर ये हमारा बना तो एक और बनेगा, यहां पे गया मान लो इंसिडेंट रे, और यहां पर आया ये क्या, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। बात समझिए, तो इंसिडेंट रे कौन कौन सी हैं? ये वाली रे और ये वाली रे क्या है? इंसिडेंट रे हैं। तो इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? इमेज। क्या बोलेंगे? इमेज। और अगर एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर इंसिडेंट रे का एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है तो वहां क्या बनेगा? रियल। देखो ऑब्जेक्ट और इमेज भी दो तरह की होती हैं। ऑब्जेक्ट भी होता है रियल और वर्चुअल, और इमेज भी होते हैं क्या? रियल और वर्चुअल। और अगर इंसिडेंट रे का असली में इंटरसेक्शन हो रहा है तो वहां पे बनेगा रियल ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? रियल ऑब्जेक्ट। और अगर असली में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या बनेगा? वर्चुअल। तो देखो ये इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये आई आई रिफ्लेक्ट हो गई, तो क्या इसका इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन हम इसको बढ़ा दें, इसको हमने बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया? यहां पर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बनेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी इसको लिखाएंगे ढंग से, समझ लो पहले। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात समझ में? अब देखो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर क्या बना? इमेज। वहां पे क्या बना? इमेज। और एक्चुअल में इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। कौन सी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। अभी रियल और वर्चुअल में भी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, हो रहा है ना, तो उसको हटाओ, पहले ध्यान से समझो। इंसिडेंट वेव का इंटरसेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड वेव का इंटरसेक्शन होगा तो इमेज। इतनी बात समझ में आ गई? अब इंसिडेंट वेव का अगर एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा होगा तो क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट। और एक्चुअल में नहीं हो रहा, कुछ बढ़ाने घटाने के बाद हो रहा होगा तो वर्चुअल।
रिफ्लेक्टेड का एक्चुअल में हो रहा होगा इंटरसेक्शन तो रियल, और अगर घटाने बढ़ाने के बाद हो रहा होगा तो वर्चुअल। कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आया है? चलो नोट करते हैं, फिर धीरे धीरे और समझने की कोशिश करते हैं ना। चलो पहले तो अच्छा यही डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑप्टिक साफ हो जाएगी अगर ये नहीं समझ में आया तो। समझिए, लिखिए इमेज, पहले लिखिए इमेज। इमेज क्या है? इमेज क्या है लिखो, एक्चुअल कॉमा रियल। अच्छा पहले ये तो इमेज तो लिखा दे, क्या हेडिंग डाली आपने? ऑब्जेक्ट, इमेज डाली ना, तो इमेज में लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज is called image. Point of intersection of reflected rays is called image. फिर इसमें लिखो रियल इमेज, या पहले छोटा छोटा लिख ही लो, इमेज लिखा फिर लिखो ऑब्जेक्ट, छोटी हेडिंग ही डालो, इमेज लिखो हल्की सी फिर लिखो ऑब्जेक्ट, इमेज लिखा फिर लिखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, मिनिमम 2 रे आर रिक्वायर्ड, minimum 2 ray are required to form a image. Minimum 2 ray are required to form a image. कम से कम 2 रे हमको चाहिए इमेज बनाने के लिए, कम से कम कितनी रे चाहिए? 2 रे चाहिए। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ऑब्जेक्ट कैन बी रियल और वर्चुअल, object can be real or virtual. Next line से, image can also be real or virtual. Image can also be real or virtual. तो लिखिए इमेज, इमेज, इमेज में लिखिए एक्चुअल और रियल, एक्चुअल और रियल इमेज, एक्चुअल और रियल इमेज, एक्चुअल और रियल इमेज। देखो ये है आपकी इंसिडेंट रे, और ये आपकी है रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपकी है इंसिडेंट रे, और ये भी आपकी है क्या? रिफ्लेक्टेड रे। या इसको 1 कर दूं, इसको 1, ये इंसिडेंट रे 2, ये रिफ्लेक्टेड रे 2। देखो समझो बात को, एक अभी लॉ बाद में पढ़ाऊंगा, पहले लॉ सुन लीजिए, पढ़ाऊंगा बाद में। जैसे कोई प्लेन मिरर है मान लीजिए, तो प्लेन मिरर पे अगर जिस एंगल पे इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल पर जाती है, तो आई बराबर क्या होता है? आर। ये तो पता है सबको, इतना मैं अज्यूम करके अभी पढ़ाऊंगा, अभी मैं इतना तो पता है, जो आई वहां पर उतना गई। तो देखो ये इंसिडेंट पड़ा, और ये आपका क्या है? प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये इसका मान लीजिए ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो जितना एंगल आया उतना एंगल पे ये गई, और एंगल कहां से निकालते हैं? नॉर्मल से, याद है ना?
एंगल कहां से निकालते हैं? नॉर्मल। तो ये जितना एंगल आया था उतने एंगल पर यहां पर गया, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। फिर ये इधर आई तो इंसिडेंट रे और ये क्या? नॉर्मल। तो जो एंगल ये वही एंगल ये, तो ये क्या गया? रिफ्लेक्टेड रे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इमेज की बात कर रहे हैं। और देखो इमेज होती क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्लियर है बात? तो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन देखो रे का हो रहा है कि होता हुआ प्रतीत हो रहा है? हो रहा है। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो इमेज बनेगी कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। लिख लो, यहां पर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज। लिखो, इसमें लिख लो रियल इमेज में कुछ लिखा आपने? थ्योरी लिखाई मैंने? नहीं लिखाई? लिखो एक्चुअल कॉमा रियल इंटरसेक्शन ऑफ एक्चुअल स्लैश रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एक्चुअल स्लैश रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज रियल इमेज। लिखो बेटा, एक्चुअल स्लैश रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एक्चुअल स्लैश रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज रियल इमेज। बात हो गई? समझ में आ गया? धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि यही बेसिक है। ये समझ गए तो ऑप्टिक्स आदि समाप्त। समझो, ये प्लेन मिरर है मान लीजिए, और यहां से ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे और यहां पे नॉर्मल, तो मैं बना नहीं रहा हूं बार बार। ये इंसिडेंट रे 1, ये रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक है। और यहां से इंसिडेंट रे और ये, तो ये इंसिडेंट रे 2 और ये रिफ्लेक्टेड रे 2। बात सही है? बोलो। अब बताओ रिफ्लेक्टेड रे क्या इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। बट देखो मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर गया? इंटरसेक्ट हो गए। क्या एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं, वर्चुअली हो रहा है ना। तो यहां पर कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल बनेगी। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल। देखो सब लॉजिक्स हैं, बट किताबों में ऐसा लिखा होता है कि समझ में नहीं आता है। लॉजिक से चलोगे समझ में आ जाएगा। भाई वर्चुअल रियल इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल इमेज, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो वर्चुअल इमेज। बस ये जानते हैं इमेज कब बनती है? रिफ्लेक्टेड रे। तो इमेज तो रिफ्लेक्शन के बाद ही बनती है। भाई आप मुझे देख रहे हैं तो आप में कुछ रेज आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना में जा रही है, तो इमेज फॉर्म किस वजह से हुई? रिफ्लेक्शन की वजह से हुई। तो इमेज फॉर्मेशन में किस रेज का यूज है? रिफ्लेक्शन का यूज है। खत्म हो गई बात। और रिफ्लेक्शन रे में ऑब्जेक्ट उसका है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे के लिए इमेज का रोल है। इमेज में रिफ्लेक्टेड रे का यूज है तो ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रे का यूज है। लॉजिकली चलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। कनेक्ट कर लीजिए। बस हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? चले आगे। बेटा इसमें कंफ्यूजन होगा तो नहीं कर, लॉजिकली जोड़ लीजिए। समझ गए ना सब लोग? रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन क्या देगा? इमेज देगा। जब एक्चुअल में हो रहा होगा तो रियल इमेज देगा, जब वर्चुअल हो रहा होगा तो वर्चुअल देगा। और इमेज तो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे ही देगा। आप देख रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है रेज, तभी तो देख रहे हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट लिखिए, एडी डालिए। इसी में ऑब्जेक्ट, पहले था इमेज, अब क्या? ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा ना? ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? लिखिए एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे,
एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, इधर आपकी रिफ्लेक्टेड रे और इधर भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। बनाओ चाहो चाहे ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी मान ली यहां पे जाएगी तो यहां पर आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और क्या एक्चुअल में हो रहा है इंटरसेक्शन? बिल्कुल हो रहा है, एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? रियल ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? रियल ऑब्जेक्ट। तो लिखिए ये जो होगा वो बनेगा रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। लिखो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये सारे प्लेन मिरर हैं, ये सारे क्या हैं? प्लेन मिरर। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को मैं IR लिख रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे को RR लिख रहा हूं। ठीक है, RR क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। IR क्या है? इंसिडेंट रे। लिख लेना कहीं पे शॉर्ट में, भूल जाओ। नेक्स्ट लिखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट लिखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बच्चों क्लियर है? ये नहीं क्लियर तो आगे कुछ नहीं क्लियर होगा। क्लियर है सब चीज? ठीक है, चले आगे चले। एक बचा हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लिखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो मान लीजिए अब रिफ्लेक्टेड रे नहीं बने, एक इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है, एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है। ठीक है, और ये कोई आपका प्लेन मिरर है। ये क्या है? प्लेन मिरर। तो क्या इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट हो रही है? नहीं हो रही है, लेकिन मैं बढ़ाऊंगा तो हो जाएगी। तो चलो बढ़ाते हैं, इसको बढ़ा दिया, इसको मैंने यहां पर बढ़ा दिया। तो ये जो पॉइंट है वो इंसिडेंट रे का क्या है? इंटरसेक्शन है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रहा है, बढ़ाने पे हो रहा है, यानी कि वर्चुअली हो रहा है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कौन सा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलो, तो इसके साथ आप लोग की बेसिक टर्मिनोलॉजी समाप्त होती है। ऑप्टिक्स का बेसिक्स आपने समझ लिया है, क्या क्या हमने समझा एक बार समराइज कर देता हूं मैं। आपने देखो ये समझा कि सोर्स क्या होते हैं, फिर मीडियम क्या होता है, रे समझा, फिर बीम समझा, बीम में भी पैरेलल, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट और इमेज। इस पर डबल स्टार लगा लेना, ये नहीं समझा ट्रिपल स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो। रियल अगर ऑब्जेक्ट और इमेज समझ में नहीं आया तो नहीं समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिक डिफिनीशन, ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कोई डिफिनीशन आपने पहले पढ़ी हो भूल जाइए, कोई डिफिनीशन पढ़ रखी हो मत याद करिए, बहुत कंफ्यूजिंग है। जो पढ़ा रहे हैं उसको समझिए। जो आपका इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है? इमेज है। सिंपल सी बात हो गई, कौन सी बड़ी बात है। अगर एक्चुअल में आपका इंटरसेक्शन हो रहा है तो वहां पर रियल इंसिडेंट रे का, तो वहां पे क्या बनेगा? रियल ऑब्जेक्ट। और एक्चुअल में नहीं हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे में, रिफ्लेक्टेड रे में चले और एक्चुअल में हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है तो वहां पे रियल इमेज फॉर्म होगी। और अगर वर्चुअली हो रही है तो वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो वहां पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ठीक है,
तो ये हमारा है, चलिए तो ये हमारा